अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हमारे पास 8.2। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स। हमारे पास फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का न्यूमेरिकल आ गया। सेकंड वाला भी 8.2 भी सिमिलर न्यूमेरिकल होगा, थोड़ा सा ही चेंज होगा इसमें। देखते हैं क्या क्या चेंज आते हैं इसमें। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस चेंज कर दी है। इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल था उसमें रेडियस 12 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर इन्होंने कर दी है। हैज अ कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस पहले से दे रखी है। हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करी थी और यहाँ पे कैपेसिटेंस पहले से गिवन दे रखी है, C इक्वल टू 100 पिको फैराड। फुल स्टॉप। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू आर 230 वोल्ट एसी सप्लाई। और ये जो कैपेसिटर है ना, देखो इसको हमने एसी सप्लाई से जोड़ दिया 230 वोल्ट एसी सप्लाई से विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकंड। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। आपको क्या करना है, कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखो एसी करंट जो भी ये एसी सर्किट है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया, तो जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी सर्किट में वो IRMS के बराबर ही फ्लो होगी। कंडक्शन करंट जो होगी वो किसके बराबर होगी, IRMS के ही बराबर होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हमने एसी करंट वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम एसी सर्किट जोड़ देते हैं, एसी सप्लाई दे देते हैं, तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होती है वो RMS वैल्यू ही होती है करंट की। और एक चीज और हमने वहां पे देखी थी, क्या जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो भी क्या होगा, वो भी RMS वैल्यू ही आपको दी हुई होगी। यहाँ पे कितना सप्लाई दे रखा है, देखो 230 वोल्ट का एसी सप्लाई दे रखा है। इसका मतलब ये भी क्या है, पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू आपके पास गिवन दे रखी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी एसी सर्किट जोड़ देते हैं तो एसी सर्किट में वोल्टेज और जो करंट होते हैं दोनों की आरएमएस वैल्यू ही हमें गिवन होती है और वही हमें कैलकुलेट भी करनी होती है। तो यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज दे रखी है ये क्या है, उसकी आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की, आपको याद रखना है। हमें क्या करना है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, हमें IRMS कैलकुलेट करना है। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट कंडक्शन करंट सिंपली। सेकंड क्या है, इज द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैंने अभी आपको लास्ट पेज में बताया 8.1 वाले एग्जांपल में, क्वेश्चन में हमने क्या करा कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट को हमने कंडक्शन करंट के बराबर दिखा दिया था। तो आपको याद भी रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब भी टॉपिक आएगा तो उसमें कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आती ही आती है, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करने वाले। ऑप्शन नंबर सी क्या है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी। हमें क्या करना है, बी का एम्पलीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आपको याद होगा एम्पलीट्यूड को हम B0 से दिखाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा तो E0 से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है तो B0 से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ये क्या है, 3 सेंटीमीटर दूर निकालना है बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इस प्लेट से 3 सेंटीमीटर दूर कहीं पे बीच में। यहाँ पे क्या करना है, हमें बी का मैग्नीट्यूड यानी कि बी का एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये 8.2 आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखो। अब हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन चीजें होंगी ना, उनको सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि गिवन चीजें हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास आर दे रखी है, रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर तो रख नहीं सकते, इसको ऐसा सिस्टम में चेंज कर दो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके। आगे चलते हैं, हमारे पास कैपेसिटेंस दे रखी है, तो कैपेसिटेंस भी आप लिख सकते हैं 100 पिको फैराड आपको गिवन दे रखी है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर से ऐसा सिस्टम में चेंज कर दो 10⁻⁻12 से ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फैराड में चेंज हो जाएगा। और देखो 10⁻2 है, ये 10⁻12 है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 10⁻10 फैराड निकल के आ जाएगा। तो आपके पास जो यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 10⁻10 फैराड है। और हमारे पास वोल्टेज दे रखा है, मैंने आपको पहले बताया वोल्टेज जो है यहाँ पे जो गिवन होता है एसी सप्लाई में, एसी सप्लाई में जो भी आपको वोल्टेज गिवन देगा वो उसका आरएमएस वैल्यू ही होगा। तो इसलिए आपको 230 को क्या लिखना पड़ेगा, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अगर आपको समझ में नहीं आरएमएस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट तो आप एसी करंट वाला जो चैप्टर है उसको आप पढ़ सकते हैं, वहां से आपको आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, एक चीज और गिवन दे रखी है हमारे पास, ओमेगा दे रखा है। ओमेगा को आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 300 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास जो गिवन था वो हमने सारी चीजें लिख दी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आपको अगर याद होगा तो देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है ना। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। और यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के केस में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा जब हमने अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ा था तो V की जगह VRMS कर दो, I की जगह IRMS कर दो, और इस R की जगह यहाँ पे XC आता है। और मैंने इस XC को बताया भी था आपको, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू 1/ωc के बराबर होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। आपको कैलकुलेट करना है IRMS, तो IRMS कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, VRMS डिवाइडेड बाय XC कर देंगे। और यहाँ पे VRMS की वैल्यू भी रख सकते हैं आप 230 वोल्ट, और ऐसे XC की वैल्यू आप रख दो 1/ωc आएगा पहले। अब आपको पता है ωc ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखो 230 मल्टीप्लाई ओमेगा दे रखा 300, और मल्टीप्लाई आपको C की वैल्यू दे रखी 10⁻10। तो आप ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करोगे, पावर इसकी सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेट निकल के आएगा 6.9 × 10⁻−,
6 एम्पियर, इस चीज का आपको याद रखना है। अब देखो -6 आ गया ना, तो -6 आप जानते हैं इसको माइक्रोन भी लिख सकते हैं, 6.9 माइक्रोन एम्पियर, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट देखो किस तरीके से हमने फाइंड आउट करी, बहुत आसान सी बात है कि आरएमएस वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट आपको करनी है। देखो आपको मैंने बताया V = IR होता है ना, ये तो ओम्स लॉ था, लेकिन ओम्स लॉ को हमने यहाँ पे क्या करना है, कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए किस तरीके से चेंज करना है, जब हमने एसी करंट वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे ये सारी चीजें हमने अच्छे से सीखी हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है। अब हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमें क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करनी है, और वहां पे हमें ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट जो करंट थी वो कंडक्शन करंट के बराबर निकल के आती है कि नहीं आती है। इस चीज को हम आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन है ना, उसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कंडक्शन करंट निकालना है। तो अगर आपको याद होगा कंडक्शन करंट का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फाई ई आप जानते हैं, ये फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और फाई ई के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ई डॉट डी इसका फॉर्मूला होता है, या फिर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग भी आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फाई ई का एक फॉर्मूला होता है ई डी ए, तो आप यहाँ पे ई डी ए रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, इस तरीके से। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके आगे क्या सॉल्व होगा, देखो एप्सिलॉन नॉट, देखो ए तो जो क्या है यहाँ पे एरिया है, एरिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि रेडियस जब कांस्टेंट दे रही है सर्कुलर रिंग की, तो हमारे पास जो एरिया होगा वो भी कांस्टेंट निकल के आएगा, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया डी बाई डी टी ऑफ ई। और यहाँ पे अब हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ई की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, फिजिक्स का हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के 6 रिजल्ट्स निकल के आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। उनमें से एक रिजल्ट ये भी था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको ये बात याद होगी। और ये जो सिग्मा होता है ना, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये सारी बात आपको याद रखनी है, ये क्या हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स पढ़ा था वहां पे 6 रिजल्ट थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उनमें से एक रिजल्ट ये भी था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सरफेस, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो कंडक्टर का, उसकी वैल्यू निकल के आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है मैंने आपको बता दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सिग्मा को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए बी होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए, मैंने बोला ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, तो डी बाई डी टी, ई की जगह हम रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आप रख देंगे। मैं आपको ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों रखी, क्योंकि किसी भी सरफेस पे कैसा भी कंडक्टर हो, इरेगुलर शेप का कोई सा भी कंडक्टर हो, उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही निकल के आता है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में सीखा है। आगे देखते हैं इससे आगे और क्या कर सकते हैं इसमें, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी, और मैंने बोला आपको सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं। तो सिग्मा की जगह आप फिर लिख दो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से हो जाएगा। सिग्मा की जगह हमने क्यू बाई ए रख दिया। अब देखो ये एरिया है, एरिया फिर से कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे डिफरेंशिएशन साइन से, एप्सिलॉन नॉट और ए ये दोनों बाहर आ जाएंगे अपॉन में, और क्या बच जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ क्यू बच जाएगा। अब देखो ये पूरा फिर से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी आप अच्छे से जानते हैं कि यही तो कंडक्शन करंट होता है, इसको हम लिख सकते हैं आई डी बराबर आई सी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि कंडक्शन करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर हो या फिर वैक्यूम हो, उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर निकल के आती है, और सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन, उसको ट्राई करने की हम कोशिश करते हैं। उसमें हमें क्या पूछा हुआ है उसको भी ट्राई हम करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम B0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एम्पियर का सर्किटल लॉ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जो होता है इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I होता है। और I ना लेके ना आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कर दो, और स्मॉल r अपॉन कैपिटल R भी यहाँ पे रखना है। अभी स्मॉल r कैपिटल R क्या है, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ये देखो हमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये जो B0 हमें कैलकुलेट करना है, इस सर्कुलर रिंग की सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूसरी सर्कुलर रिंग की तरफ को, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल r मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल R मान लो। अब ये स्मॉल r कैपिटल R क्या है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कहाँ पे निकालना है वो आपको याद है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों सर्कुलर प्लेट के बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है ना, उसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ से आपको पता है ये B बाहर आ जाएगा, ये B डॉट DL हट जाएगा, B DL cos 0 हो जाएगा, और यहाँ पे B बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DL बच जाएगा, और इक्वल टू बच गया आपका म्यू नॉट, और ये हो गया कंडक्शन करंट ID, और ये R हो गया अपॉन कैपिटल R हो गया।
अब देखो बी है, अब इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई आर, आर क्या है देखो इस वाले सर्कल की रेडियस, इक्वल टू इस तरीके से ये म्यू नॉट हो जाएगा और ये आईडी रख देंगे आप और ये आर अपॉन आर हो जाएगा। अब यहां से बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 2 पाई आर को तो डिवाइड में भेज दो तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये हो जाएगा आईडी और आर अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से कहाँ स्मॉल आर है क्या कैपिटल आर है, सारी बात आपको याद रखनी है। और स्मॉल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, आप इसको 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। इसी तरीके से कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर देखी थी तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर इस तरीके से। अब देखो तो बी है, अगर आपको B0 फाइंड आउट करना है यानी कि एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये इस तरीके से और इस आई की जगह I0 की जगह इस आईडी की जगह आप I0 पुट करेंगे आप, क्योंकि आप यहाँ पे B0 कैलकुलेट कर रहे हैं। इस चीज बात का आपको याद रखना है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो करंट का भी आपके पास एम्पलीट्यूड होना चाहिए। अब करंट का एम्पलीट्यूड I0 की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है ना, तो I0 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए थोड़ी सी एक बात याद करते हैं। देखो अगर आपको याद होगा तो IRMS जो था ना वो होता है I0 अपॉन √2 और I0 तो क्या करना है हमें I0 तो कैलकुलेट करना है ना, तो IRMS तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वाला रिलेशन हमने AC सर्किट वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे I0 कैलकुलेट करना है, तो I0 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो I0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से IRMS मल्टीप्लाई √2। तो ये जो I0 था ना इसकी जगह आप लिख सकते हैं IRMS मल्टीप्लाई √2। ये कहानी क्या हुई आप अच्छे ध्यान से समझ लो कि हमें यहाँ पे पीक वैल्यू निकालनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो पीक वैल्यू ही यहाँ पे करंट की आएगी। अब हमारे पास पीक वैल्यू करंट की तो इस इक्वेशन में दी भी नहीं है, ना ही इस क्वेश्चन में कहीं पे दी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोचेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको याद होगा इसी करंट वाले चैप्टर में हमने IRMS और I0 में रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो IRMS बराबर I0 अपॉन √2 होता है, तो कहने का मतलब कि I0 बराबर क्या हो जाएगा IRMS मल्टीप्लाई √2। तो इस I0 की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो ऐसा ही रहेगा। I0 की जगह आप रखेंगे IRMS मल्टीप्लाई √2 और ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप सारी वैल्यू हमें पुट कर दें तो आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो एक एक करके सारी वैल्यू हम पुट करने की कोशिश करते हैं, क्या इसका आंसर निकल के आएगा। देखो तो आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा इसको और सही करते हैं, म्यू नॉट अपॉन इसको 4 पाई बना दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो 2 IRMS √2 इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सारी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, आप अच्छे जानते हैं। इस 2 को ऐसी लिख दो, इस √2 को भी ऐसी लिख दो। अब IRMS की वैल्यू अभी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जो आपने कैलकुलेट करी थी यहाँ पे रख दो, कितने लिख ली थी 6.9 इंटू 10⁻⁻6। और ये स्मॉल आर की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁻⁻2 रखेंगे, ये हम यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू मैंने आपको बताई है। डिवाइड में कैपिटल आर का स्क्वायर करना है, कैपिटल आर जो आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 36 इंटू 10⁻⁻4, मैंने डायरेक्टली स्क्वायर करके यहाँ पे रख दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो B0 की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी और आपको याद रखना है। देखो इसका सॉल्यूशन मैंने आप पे छोड़ दिया, ये सॉल्यूशन आप कर लीजिए और इसका आंसर जो है अप्रोक्सीमेट कितना निकल के आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, 1.62 समथिंग इंटू 10⁻11। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका यूनिट भी रखेंगे टेस्ला। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है, सी वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये जो शुरू के दोनों क्वेश्चन है ना बहुत कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है आपके लिए, 8.1 एंड 8.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, तो आपको समझना है और बार बार इनको करना है, तभी आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए 8.1 8.2 दोनों न्यूमेरिकल करके दिखाए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।